हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तक पहुँच चुके थे। और आपने फील्ड इंटेंसिटी होता क्या है ये समझ लिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, उसका उस पर कैसे फोर्स लिखते हो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल हो जाए तो। ठीक है जी। तो आपने जो ई की के लिए जो फॉर्मूला लिखा था, इट वाज लाइक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वेयर। ऐसा। अब ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए था। ये किसके लिए वैलिड था? दिस वॉज द फॉर्मूला डिराइव फॉर द पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज हो तो हम ऐसा लिखते हैं, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको समझ भी लीजिए कि अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है जी, तो ये चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मान लो पी पॉइंट पे, तो हमें एक टेस्ट चार्ज वहाँ पे रखना चाहिए। टेस्ट चार्ज सोचते हैं हम लोग पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। फोर्स जिधर आएगा वही फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो देखो ये फील्ड का डायरेक्शन हो गया जी। तो यहाँ पे हमने ई लिख दिया। तो अगर हम फील्ड के डायरेक्शन की बात करें तो ये आर के डायरेक्शन में गया है ना। तो कई जगहों पे ऐसा लिखा होता है, या फिर ये यूं भी लिखा हो तो कोई फर्क नहीं आना चाहिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसको कंप्लीट वेक्टर लिख दो और नीचे आर क्यूब कर दो, बिकॉज एनी यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज दिस। ठीक है। तो यहां तक तो बात बिल्कुल सच है। तो ये पार्ट जो लिखा था आपने, इट वाज फॉर पॉइंट चार्ज। अब अगर एक्सटेंडेड बॉडी है, एक्सटेंडेड बॉडी बोले तो, अगर एक्सटेंडेड बॉडी की बात करते हैं तो एक्सटेंडेड बॉडी कहने का मतलब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब वो वॉल्यूम पे भी हो सकता है, सरफेस पे भी हो सकता है, लाइन पे भी हो सकता है। ठीक है जी। तो पहले मैं आपको बेसिक्स उसके समझाता हूँ कि कैसे करोगे। तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का एक मतलब था, क्योंकि इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। लेकिन इसका इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट चार्ज हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम पॉइंट चार्ज ढूंढेंगे। तो जब भी हमारे पास चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो बेसिक क्या कहता है वो देखिए। ऑब्वियसली हम इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं निकाल सकते, है ना। लेकिन हाँ, मेथड जनरलाइज करके तो निकाल ही सकते। तो अगर मान लो कि इसके लिए हमें किसी पॉइंट पे, मान लो ए पॉइंट पे हमें फील्ड चाहिए, तो ए पॉइंट पे फील्ड चाहिए। अब ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके लिए आपको फील्ड चाहिए एट पॉइंट ए। अब हम हेल्पलेस हैं, अगर सिर्फ इस फॉर्मूले की बात करें तो हम नहीं कुछ कर सकते। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। तो तुम इसमें से किसी भी जगह पे एक पॉइंट चार्ज अज्यूम कर लो कि ठीक है। अब किसी भी जगह पे कहने का मतलब, अब तुम इस तरह से करोगे कि आगे वो इंटीग्रेट भी हो पाए। अब ऐसी जगह मत कर देना जो हम लिख ही नहीं सकते, इंटीग्रेट नहीं लिख पाएंगे, लिमिट नहीं लिख पाएंगे, और फाइनली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमने अगर मान लो यहाँ पे डी क्यू चार्ज ले लिया जी, एक छोटा सा चार्ज यहाँ पे डी क्यू एज्यूम कर लिया। तो जैसे हमने एक स्मॉल चार्ज एज्यूम किया, तो इसको हम पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ जब भी हम एक्सटेंडेड बॉडी बॉडी की बात करते हैं, कि हमें एक एलिमेंट ढूंढना है। हमें एक चार्ज एलिमेंट ढूंढना है जो कि पॉइंट चार्ज जैसा हो। ठीक है। और पक्के तौर पे जब एलिमेंट ढूंढते हैं तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता हो, ताकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए आप कैलकुलेट कर पाओ फील्ड। तो हमने एक एलिमेंट लिया और उस एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन भी पता रखी, और वो इस तरह से स्ट्रैटेजिक होना चाहिए ताकि आपको इंटीग्रेशन में कोई परेशानी ना हो। मैं एकदम ढंग से हर एक चीज़ समझा दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है। तो अब इस पार्टिकल के लिए हमने लिख दिया भाई, तो इसके लिए लिख दिया, तो ये कुछ आ गया जी। तो अब स्मॉल पार्टिकल के लिए अगर आप फील्ड लिखोगे तो वो बहुत स्मॉल, तो उसको भी हमने डी ई लिख दिया। तो अब यहां पे इस डी ई के लिए हम बड़े धूमधाम से उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे जो पॉइंट चार्ज के लिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो डी क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक है। अब हमें नेट फील्ड निकालना था बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, कोई पंगा नहीं है। यहां तक बात समझ आ रही, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो अब देखो, ये ऐसा लिख सकते। तो ये बहुत स्मॉल एलिमेंट डी क्यू के लिए आपने फील्ड निकाल दिया। तो नेट फील्ड अगर हमें चाहिए होगा तो हम इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। अब यहां से कई पॉइंट्स आएंगे कि हमेशा याद रखिएगा, जो इंटीग्रेशन होता है, जब भी इंटीग्रेशन लिखते हैं तो ये यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में सब कुछ हो तब उसका समेशन देगा ये।
ऐसा नहीं कि ये अपने आप वेक्टर भी कैलकुलेट करके दे देगा, नो। अगर हमारे पास कहीं बीच में आ रहा है तो हमें उसको पहले एक्स और वाई पे रिजॉल्व करना पड़ेगा, तब वो तुम्हें आंसर देगा। वो सारी चीज़ें मैं धीमे धीमे करके आपको समझा दूंगा। तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी पंगा होगा अगर हम एक्सटेंडेड बॉडी के फील्ड की बात कर रहे हैं तो। अब इसका इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट सेक्शन में हम लोग रखेंगे लाइन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन डिस्ट्रीब्यूशन जब भी होगा बेटा, तब हमारे पास एक पॉइंट होगा दैट इज लैम्डा, जिसको हम चार्ज पर यूनिट लेंथ बोलेंगे। चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। और इसको हम लिख सकते हैं कुलम पर मीटर, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो। ठीक है, अब ये कांस्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है। तो अब इसमें मैं होमवर्क भी दे दूंगा आपको, कैसे कैसे सॉल्व करना है वो सारे पॉइंट्स मैं समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगा कि कैसे क्या लिखना है। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक यहां से दिया, एक रॉड है जी, ठीक है, जिसकी लेंथ गिवन है एल, और इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा दिया हुआ है। अब इससे कुछ दूर पे, इसके एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट P रख दिया और आपसे कहा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। अब ये पक्के तौर पे एक्सटेंडेड बॉडी हो गया, अब ये पक्के तौर पे एक्सटेंडेड बॉडी हो गया। इसको हम एक्स एक्सिस लिख देते हैं ताकि वेक्टर फॉर्म में लिखने में परेशानी ना हो। ठीक है जी, अब तुम ऐसा नहीं करोगे कि सेंटर पे हमने एक चार्ज मान लिया और सेंटर ऑफ चार्ज का नाम दिया, कई फैंसी वर्ड्स ना। आपको ये याद रखना है कि जी हमारे पास ये फॉर्मूला है, बट इट इज वैलिड स्ट्रिक्टली फॉर द पॉइंट चार्ज। हम यहाँ पे सेंटर ऑफ चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऐसा कुछ घपला नहीं कर लेंगे। तो क्या बताया था, एलिमेंट ढूंढना है। एलिमेंट जब भी ढूंढोगे उसका लोकेशन भी पता होना चाहिए कि भाई कहाँ देखा है। ठीक है जी, तो जब तक लोकेशन नहीं पता होगा तो काम नहीं चलेगा। ये देखो, ये एलिमेंट ढूंढा आपने, ठीक है, ये ऐसा। तो x डिस्टेंस पे dx, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ढूंढ लिया हमने। तो जब x डिस्टेंस पे आपने dx एलिमेंट ढूंढा बेटा, आप जरा सा सोचो कि भाई क्या हम इस चार्ज को बहुत छोटा पॉइंट चार्ज का नाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते। ये लैम्डा इंटू डी एक्स हो जाएगा। लैम्डा गिवन था तो मैं साथ में मे बी कि कहीं पे लैम्डा ना लिखा हो, कहा हो कि क्यू चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दैट थिन रॉड, तब हम लैम्डा को क्यू बाय एल से लिख पाएंगे। तो सारी बातें मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई पंगा होना चाहिए। अब इस स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो अब ये फॉर्मूला बिल्कुल वैलिड है। तो मैं यहाँ पे डी ई लिख सकता हूँ क्या, तो पॉजिटिव है तो इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड इधर आया होगा बेटे जी। तो डी ई आपने लिख लिया इस तरफ। तो अब इस डी ई को क्या लिखोगे, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। तो डी क्यू के प्लेस पे लैम्डा डी एक्स लिख सकते क्या, अपॉन एक्स स्क्वायर। तो अब ये जो फील्ड मिला बेटे जी, आई कैप की डायरेक्शन में लिख सकते क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स था। दिस इज द फील्ड एट पॉइंट पी। यहां तक आपने बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये पूरे रॉड के लिए नहीं है। इट इज द फील्ड ड्यू टू दिस वेरी स्मॉल एलिमेंट सर। तो फॉर द नेट फील्ड, अगर मुझे नेट फील्ड कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा सर। तो इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे तो कैसे चलेगा काम, तो देखिए अब इसमें लिमिट लिख दीजिए सर। तो अब देखो लिमिट कैसे लिखते हैं, तो ये छोटे से एलिमेंट के लिए आपने लिखा है, इसी छोटे एलिमेंट को एक्सटेंड करना है। तुम्हें क्या चाहिए, तुमको नहीं जी भैया इसको जो है ना, ए जो लिखे हैं इसको यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर दे, एक्सटेंड कर दे तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को एक्सटेंड करना है बेटा। तो एक्सटेंड करना है यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब देखो यहाँ पे x 0 है और यहाँ पे, तो यहाँ से शुरू करोगे तो बेटे जी ये डिस्टेंस दिया होगा कि कहाँ पे तुम्हें फील्ड निकालना है। तो मान लो x नॉट पे फील्ड निकालना है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन शुरू होगा, जो उसकी लिमिट होगी बेटे जी, वो यहाँ से होगी क्या, तो देखो फ्रॉम x नॉट टू, एक्सटेंशन इस छोटे से एलिमेंट को कहाँ से कहाँ तक खींचना, यहाँ से यहाँ तक। तो x नॉट टू x नॉट प्लस एल लिख सकते। एक्स नॉट टू एक्स नॉट प्लस एल क्यों लिख दिया, यहां तक बातें समझ आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। अब यहां पे देखो क्या बचा,
तो के लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर। आई कैप क्यों लिख रहे हैं? अगर माइनस चार्ज होता तो माइनस आई लिख देते सर। यहाँ तक बातें समझ आ रही है। अब यहाँ से बड़े धूमधाम से अब इसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब देखो सब कांस्टेंट है क्या, के लैम्डा ये दोनों कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, एक्स पावर -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 तो -1। बातें समझ आई, x0 टू x0 प्लस एल। यहां तक बिल्कुल क्लियर है मामला। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे निकल आया के लैम्डा। सर यहां तक बातें समझ आ रही है। तो अब यहां से देखो क्या आ जाएगा सर, 1/x0 - 1/x0 प्लस एल। कैसे पता लगा, समझ आया? -1/x हो गया सर, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट प्लस प्लस माइनस माइनस, वेक्टर साइन दिया हुआ है तो आई कैप को नहीं भूल सकते हैं। समझ आई बात? अब इसको समझना जरूरी था क्योंकि ये फॉर्मूला मे भी कि कुछ सुपर स्टूडेंट होंगे जो याद कर लेंगे, लेकिन सर याद करने का फ़ायदा मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा मिलेगा। कहीं पे स्ट्रेट क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेंगे जिसमें फॉर्मूला इस्तेमाल करना हो, मेथड पता होना चाहिए। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, मे बी कि आपसे एक वेरिएबल चीज़ दे देगा, ठीक है, आपसे कह दे कि भाई यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करना है, और यहीं से कह देगा कि भाई ये जो लैम्डा है वो वेरिएबल है, लैम्डा इज lambda naught into x, where x is the distance from end A end से डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, अब अगर हम इसको ओरिजिन एज्यूम करेंगे तो यहां से ये लेंथ पता लग जानी है सर। तो जब देखो कैसे लिखोगे सर, मैं मेथड बताता हूं फिर आप इसको करिएगा। अगर मैंने यहां से अब अगर हमने x लिखा तो यहां जो लैम्डा की वैल्यू होगी वो लैम्डा की वैल्यू कितनी लिखनी होगी सर, लैम्डा नॉट इनटू यहां से डिस्टेंस लिखना होगा। अब ये तो पता होगा सर कहां पे निकालना है फील्ड, टोटल ओरिजिनल लेंथ कितना है रॉड का ये तो पता होगा। तो हमें ये लिखना पड़ेगा लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट इनटू, अब देखो यहां से डिस्टेंस चाहिए, अब ये यहां से यहां तक x दिया हुआ है तो उस वेरिएबल उसमें ले जाएंगे तो हम लिख सकते हैं कि l + x0 - x बोथ आर गिवन। तो ये थोड़ी बहुत जो इम्प्रोवाइज करने वाली चीजें ये तो करते रहनी होगी आपको सर, ठीक है। तो कैसे लिखना था यहां तक पता लग गया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अभी रिंग का भी मैं बता देता हूं, फिर आगे भी इसमें मैं कुछ होमवर्क देता हूं सर, ठीक है। और होमवर्क ऐसा होगा कि आप इसको ट्राई करिएगा और मैं इसको फिर दूसरे लेक्चर में, होमवर्क मतलब इस पे है अभी एक और, अभी रिंग का मैं समझाऊंगा। होमवर्क में आपको ऐसा दे देता हूं कि एक रॉड है जी जिसकी लेंथ एल गिवन है, ठीक है, एंड चार्ज परंट लेंथ इज लैम्डा। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चले गए, ठीक है, और यहां पे एक पी पॉइंट रख दिया और उस डिस्टेंस को रख दिया x0। मजा नहीं आएगा, नहीं वाई नाराज हो जाएगा, ओके कोई बात नहीं, वाई नॉट। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है सर, पहला होमवर्क ये है सर। दूसरा आप थोड़ा और सोचिएगा विचारिएगा, अब ऐसा करिएगा सर, और इसमें फिर एक कुछ उपाय ऐसा ढूंढिएगा कि पहले का रिजल्ट यूज कर ले और दूसरे में इंटीग्रेशन यूज ना करना पड़े आपको, ठीक है। अब सब कुछ वैसा ही है, ये L लेंथ हो गया, लैम्डा चार्ज पॉइंट लेंथ है, यहां पे एक एंड से अब y0 डिस्टेंस पे P पॉइंट पे, तो यहां पे फील्ड निकालना है, यहां पे फील्ड निकालना है, ठीक है। तो ये चार्ज वायर के लिए अब ये काम आपको करके रखना है सर, ठीक है। अब आगे अगर हम बात करें तो अब आते हैं चार्ज्ड रिंग, ठीक है। अब यूनिफॉर्म चार्ज रिंग की बात करते हैं। तो बेटा अगर ऐसा लिखे हम, ठीक है, तो इस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो एट द सेंटर आप तुरंत कहोगे ना जी ना, एट द सेंटर तो बड़ा आसान है, वो कितना हो जाएगा, तो एट द सेंटर 0 होगा क्योंकि सब तरफ से बराबर बराबर फोर्स आ रहा होगा। तो अगर हम सेंटर पे सच में लिखना चाहते हैं तो कहीं पे भी एक एलिमेंट लेंगे तो उसके एकदम काउंटर एलिमेंट अवेलेबल होगा। अगर मान लो यहाँ पे हमने एक एलिमेंट लिया तो इसके जस्ट ऑपोजिट एक एलिमेंट अवेलेबल होगा। तो क्या लॉजिक है 0 होने का, वो समझ आ गई बात। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर पे फील्ड लिखते हैं तो पक्के तौर पे वो 0 आएगा, ठीक है।
तो ये एट द सेंटर लिख दिया, ये पहला लिखा हमने एट द सेंटर। लेकिन अब अगर हमसे लिखना ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग लिखना हो, तो फिर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक बातें समझ आ रही है? कोई दिक्कत है किसी को? तो अब एक अप्रोप्रिएट आप फोटो बना लीजिए। ठीक है, फोटो बनाने से क्या होगा, काम बड़ा आसान हो जाएगा सर। तो उसके एक्सिस पे जाना है तो यहां से थोड़ा दिखाना अच्छा नहीं लगेगा सर, है ना। अच्छा, थोड़ा कलर बदलते हैं, पीला हरा ऐसा करते हैं। ओ अरे बाबा, कहाँ करोगे? हाँ देखो, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो अब हमने ऐसा एक रिंग बनाया। अब आपको पता लग रहा होगा, अच्छा अच्छा, उसके एक्सिस को हम यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अब इस पॉइंट पे लिखना है हमें जी। तो अब अगर इस पॉइंट पे हमें फील्ड निकालना है, और ये क्या है सर, इसका रेडियस r गिवन है, चार्ज पॉइंट लेंथ लैम्डा गिवन है सर, और जहां कैलकुलेट करना है उसको x नॉट लिख देता हूं मैं, उसको मैं क्या करता हूँ, x नॉट लिख देता हूँ। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है सर। अब कहीं पे भी एक एलिमेंट का इंतजाम कर लीजिए आप, कहीं पे भी एक एलिमेंट का इंतजाम कर लीजिए। ठीक है, तो कहीं पे भी एक एलिमेंट, तो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया। अब इसके कई तरीके होते हैं, कई दफ़ा क्या करते हैं, इसके दो एलिमेंट्स लिखते हैं एक को कट करने के लिए, है ना। एक एलिमेंट से भी जा सकते हैं, ठीक है, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा भी चलेंगे तो काम बन जाएगा। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया सर, तो बड़ा छोटा सा एलिमेंट डी एल लेंथ लिया। भाई इसके पूरे सर्कमफेरेंस की बात करें तो वो 2 पाई आर होगा, उसमें से हमने एक स्मॉल लेंथ डी एल ले लिया, और हमने कहा कि हमें पी पॉइंट पे फील्ड चाहिए, और सिर्फ इस स्मॉल एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये थीटा तो नोन हो जाएगा क्योंकि एक्स नॉट भी पता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ मैं इस डीएल की बात करता हूं, तो उस डीएल पे जो चार्ज होगा उसको हम डी क्यू लिख सकते हैं क्या, और वो जो डी क्यू चार्ज होगा वो डी एल इंटू लैम्डा होगा। अगर लैम्डा दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया होता तो इसको Q अपॉन 2 पाई r लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। यहाँ तक बातें समझ आ रही है? बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसा भी कह सकता है कि Q चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दिस रिंग, तो आपको क्या करना है, आपने बात समझ ली है सर। ग्रेट। अब देखो, कई मेथड हो सकते हैं, सबसे आसान सीधा जिसमें कुछ पंगा ना हो, अगर मैं यहीं से शुरू कर दूं कि ये डी लिख दिया जी, तो बेटे जी डीई के दो कंपोनेंट्स होंगे, डीई के दो कंपोनेंट्स होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा आ जाएगा, तो एक तो इधर आएगा डीई कॉस थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा क्या, डीई साइन थीटा। यहां तक बात समझ आ रही? एक डीई कॉस थीटा और दूसरा क्या हो जाएगा सर, डीई साइन थीटा। अब जरा सा आप सोचिए कि अगर डीई साइन थीटा वाले की बात करेंगे तो उसका सम जीरो हो जाएगा, उसका अगर इंटीग्रेशन कैसे, तो देखो एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट यहाँ पे इसके जस्ट ऑपोजिट होगा सर। भाई एक एलिमेंट अगर यहाँ पे तो एक दूसरा एलिमेंट यहाँ तो होगा ही, तो उस एलिमेंट की वजह से फील्ड आएगा और एक कंपोनेंट उसको कैंसिल करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका अगर हम सम लिखने चले तो वो पक्के तौर पे जीरो होगा। बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर हमें नेट फील्ड चाहिए तो वो यही है। अगर इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से फील्ड चाहिए तो वो कितना आ गया सर, डी ई कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, इसको अगर हमने एक्स एक्सिस लिख दिया है, अब इसमें घबराना नहीं, अपने हिसाब से एक्स वाई जेड जो मर्जी आप रख सकते हैं। ठीक है, एक पकड़ होनी चाहिए, एक तगड़ी वाली पकड़ होनी चाहिए, तो काम बनता चला जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखो तो डी ई लिखना हो तो देखो ये रेडियस हो गया जी, और ये डिस्टेंस हो गया यहाँ से एक्स नॉट, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको क्या ऐसा लिख सकते हो। अब अगर आपने ऐसा लिख दिया तो डी ई के लिए कोई मुश्किल नहीं है, अगर डी लिखना होता तो के डी क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, डी एल इंटू लैम्डा। ठीक है भैया, तो अब ये देखो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मतलब एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां तक बातें समझ आ गई। अब अगर आप यहां पे लिखोगे तो डी ई के प्लेस पे रख दीजिए सर के लैम्डा डी एल अपॉन एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, दोनों गिवन क्वांटिटी है। अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा सर, एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर पावर 1/2।
अब इसका इंटीग्रेशन जाना है। अब इस इंटीग्रेशन में मज़ेदार चीज़ क्या होगा जिसको देख के खुशी होती है, रियल खुशी ये होती है कि देखो k लैम्डा एक्स नॉट सब कांस्टेंट अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ये भी कांस्टेंट, बचा dl। तो बचा dl का यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन होना है, dl का यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंटीग्रेशन होना है, क्यों पूरा, तो 0 to 2πr लिख दें सर। अगर dl को इंटीग्रेट करना है तो सीधे तौर पे इसको 0 to 2πr लिख दे, तो कोई पंगा है क्या? नहीं। तो जब कोई पंगा नहीं है तो हम बड़े आराम से खींच देंगे। तो अब देखो सीधा dl इंटीग्रेट हो गया, 2πr आ जाएगा। तो देखो ये यहाँ तक बात समझ आई। तो ये नेट फील्ड मिल गया, ठीक है। कितना आएगा, तो k लैम्डा एक्स नॉट सब कांस्टेंट है अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 इंटू 2πr। अब यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगा कि हम उसको लैम्डा को उसके टर्म्स में लिख दें, तो क्यू के टर्म्स में तो बड़ी आसानी होगी, क्योंकि 2π जैसी कोई चीज़ है तो वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो देखो यही फाइनल फॉर्मूला आया, के को रहने दीजिए, लैम्डा के प्लेस पे क्यू, अगर मान लो उस पर क्यू चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो लैम्डा को लिख सकते थे क्या? अगर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया होता तो लैम्डा को क्यू बाय लेंथ, विद लेंथ इज 2πr हो गया जी। तो q अपॉन 2πr एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2, ठीक है, लैम्डा लिख दिया हमने सर, इंटू एक्स नॉट इंटू 2πr, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट जो आया, जो आपको याद रखना चाहिए, ये आ गया के क्यू एक्स नॉट, जहाँ पे कैलकुलेट करना है हमें, आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो अगर चार्ज रिंग के लिए लिख रहे हो आप तो कैसे लिखना है ये आपको बात समझ आ गई, ये ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो सेंटर पे भी जीरो है बेटा, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी जीरो है। मजे वाली बात है ना, सेंटर पे भी जीरो निकला, और अगर हम इसको बहुत दूर इन्फिनिटी पे चले जाए तब भी जीरो होगा, बीच में नॉन जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जीरो से बढ़ना शुरू हुआ कहीं पे जाके एक मैक्सिमम फील्ड आया होगा, फिर वो डिक्रीज होना शुरू हुआ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं से मैक्सिमम फील्ड भी होगा। बात समझ आ रही है सर? तो अब देखो रिंग के केस में ही मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ E ऑन द एक्सिस। अब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से देख के हमें खबर ये लग रही है दैट E इज फंक्शन ऑफ, अब देखो x को वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग, है ना। x नॉट से थोड़ा सा वैसी फीलिंग आ रही कि वो गिवन मतलब एक फिक्स्ड है, फॉर्मूले जैसा नहीं आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख दीजिए सर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए सर, यहाँ तक बातें समझ आ रही है। तो ये हमने तब लिखा जब हम इसको x डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ x हो गया, तो इसको उधर से दिखा देते हैं, चलेगा क्या? ठीक है। तो अगर इसको x दिखा देते तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम dE/dx को ज़ीरो कर लेंगे, ठीक है जी। तो dE/dx को ज़ीरो कर लोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी सर, ये प्लस माइनस r/4 रूट अंडर r/4, तो 4 तो 2 हो जाएगा सर, ठीक है। ओह सॉरी, r²/4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा r/2 रूट, ये लिख सकते। ये आप इसको डिफरेंशिएट करके चेक करिएगा, ये बिल्कुल आ जाएगा। मतलब इतनी डिस्टेंस पे हमें मैक्सिमम फील्ड मिलेगा इफ वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग ऑन इट्स एक्सिस। मतलब अगर हम इस डिस्टेंस पे जाएंगे वी विल हैव द मैक्सिमम फील्ड इंटेंसिटी, कहाँ पे, r/2 प्लस, मतलब ऊपर भी और नीचे भी। तो अब यहाँ से हम ई मैक्सिमम भी निकाल सकते हैं सर। तो देखो ये सब याद मत रखिएगा, बस r/2 याद रखिएगा, इतने से काम बन जाएगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो x की जगह पे r/2 रख दीजिएगा, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा 27 × r²।
समझ आई बात? तो मुझे लगता नहीं कि कोई भी दिक्कत होनी चाहिए। तो अब अगर इसका ग्राफ देख लोगे आप, तो वो बड़ा प्यारा सा ग्राफ बनेगा। गणित के दीवाने बहुत सारे हैं आप लोग। वो तो देखो, सेंटर पे भी ज़ीरो है और दूर जाके भी ज़ीरो है, और बीच में कहीं पे मैक्सिमम है। जितनी दूर पे मैक्सिमम इधर है, उतनी दूर पे मैक्सिमम इधर भी है। ठीक है, समझ आ रही बात? फील्ड का डायरेक्शन उल्टा है, तो इसलिए इधर और इधर दिखा है कि अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो ऊपर और नीचे क्यों आएगा, पता चला कि भाई इस साइड है तो पॉजिटिव में, इस साइड है तो नेगेटिव में। तो ये इट विल गो लाइक दिस, ऐसा। फिर ये देखो, ये ऐसा दूर जा करके इसके पैरेलल, मतलब जीरो पे सेट करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वाला पार्ट हो गया। ये देखो, ये मैक्सिमम वाला पार्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये अगर हम डिस्टेंस देखें, सो दिस डिस्टेंस इज r/√2, दिस इज ऑल्सो, तो पीछे है तो -r/√2, और ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई? मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होनी चाहिए। यही ई मैक्स हो गया। तो रिंग के लिए कैसे लिखा, किस तरह से आगे बढ़े, सबको पता लग गया। तो चलिए फिर इसकी प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहीं से डिस्क में कैसे लिखते हैं, फिर अलग अलग तरह के अरेंजमेंट में कैसे लिखेंगे, वो सभी कर लेंगे। ठीक है, तो ये धीमे धीमे करते रहिएगा। बट अब लोग अब कोर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले लेक्चर में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाल दूंगा, ताकि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग आगे बढ़ पड़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं।